नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम एवं धनोपार्जन से संबंधित जो ज्योतिष में सूत्र बताए गए हैं, इनके अध्ययन के क्रम में आइए अब आगे कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। धन स्थान से धन का परिमाण समझा जाता है। द्वितीय भाव से धन किस परिमाण में कितनी मात्रा में संग्रह करेगा जातक, इसका अध्ययन हम करते हैं। और एकादश स्थान से धन लाभ की विधि का विचार होता है। धनोपार्जन में ये दो भाव अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं। एक आय स्थान, लाभ स्थान अर्थात एकादश भाव, और दूसरा धन स्थान, द्वितीय भाव। यदि लाभाधिपति दुर्बल और दोषांगत हो, एकादश भाव का स्वामी दुर्बल हो या दोषांगत हो अर्थात किसी भी प्रकार से दोष युक्त हो, तो धन स्थान का फल शुभ होने पर भी लाभ कष्ट साध्य होता है। धन स्थान की स्थिति अच्छी है, धनेश ठीक ठाक बैठा है, ठीक स्थिति में है, उसके बाद भी यदि लाभ स्थान का स्वामी कष्ट गलत स्थिति में है या दोषपूर्ण है, तो जातक को धन अर्जित करने में बहुत ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। अभिप्राय यह है कि द्वितीय स्थान और एकादश स्थान में से यदि धन स्थान अच्छा हो और लाभ स्थान दुर्बल हो, तो ऐसे स्थान में धन का संग्रह तो होगा, परंतु धनोपार्जन में अनेकानेक कष्ट होंगे। इसी प्रकार यदि एकादश स्थान उत्तम हो और द्वितीय स्थान निर्बल हो, तो जातक के लाभ में सुगमता होगी अर्थात धनोपार्जन में बहुत सफलता मिलती है, परंतु धन संग्रह का सौभाग्य प्राप्त जातक को नहीं होगा। एकादश भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, एकादश बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु लाभ स्थान दुर्बल स्थिति में है, तो जातक सुगमता से आय प्राप्त करेगा, धनोपार्जन करेगा, परंतु धन संचय करना उसके बस की बात नहीं होगी या उसका धन संचय नहीं हो पाएगा। यदि द्वितीय और एकादश दोनों अच्छे हों, धन भाव और आय स्थान दोनों अच्छे हों, तो लाभ भी सुगमता से होता है तथा धन का संचय भी होता है। परंतु इस स्थान पर देखना यह होगा कि लाभ की मात्रा क्या होगी। अब इसका अनुमान हम ग्रहों के उच्च, मूल त्रिकोण या स्वग्रही इत्यादि के द्वारा करते हैं। आयेश या धनेश अपने किस स्थिति में है, शुभत्व को प्राप्त है तो अपने उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है या स्वग्रही है, मित्र की राशि में है, इन सब का हम विचार करेंगे। और उन स्थान पर शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रहों की स्थिति, जिस भाव का हम विचार करते हैं, एकादश या धन भाव, आय भाव या धन भाव का, तो उस स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है, उस स्थान में शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, इन सब की सबलता और निर्बलता से हम ये विचार करेंगे कि जातक की आमदनी किस अनुपात में होगी। ऐसा हो सकता है कि एक ही योग में अलग अलग व्यक्तियों की आय में भिन्नता हो। एक ही योग दो कुंडली में बन रहे हों, परंतु दोनों की आय में बहुत असमानता हो, तो ऐसा अंतर ग्रहों की सबलता और निर्बलता पर निर्भर करता है, जो उस भाव के भावेश हैं या उस भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं या उस भाव में जो बैठे हैं ग्रह, इन सब की स्थिति, इन सब के बलाबल की स्थिति पर निर्भर करता है ये सब। अब दूसरी स्थिति जानते हैं कि फल अनुमान करने में, किसी भाव का फल अनुमान करने में एक अनिवार्य और प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव के स्वामी के शुभाशुभ फल की प्रबलता अधिक होती है। हम जिस भी भाव का विचार करते हैं, उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है, शुभ या अशुभ, वो एक नंबर में आता है, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। उसके पश्चात जो है भाव स्थित ग्रह का फल होता है। उस भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, पाप ग्रह या शुभ ग्रह है, उसका फल या उसका बल काम करता है।
उसका प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? उस भावेश का पड़ता है। और उसके बाद उससे कम प्रभाव उस भाव में स्थित ग्रह का पड़ता है। और सबसे कम प्रभाव, सबसे कम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की प्रबलता होती है। उस भाव पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, शुभ ग्रह या पाप ग्रह, उसकी प्रबलता तीनों स्थिति में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है? भावेश। दूसरी स्थिति है उस भाव में स्थित ग्रह। और तीसरा सबसे कम प्रबलता वाला उस भाव पर दृष्टि डालने वाला ग्रह होता है। स्मरण रखने की बात है कि धन स्थान में मंगल को ज्योतिष शास्त्र में निष्फल कहा जाता है। द्वितीय भाव में मंगल निष्फल होता है। चतुर्थ स्थान में बुध निष्फल होता है। पंचम भाव में बृहस्पति निष्फल होता है। षष्ठ स्थान में शुक्र और सप्तम भाव में शनि निष्फल होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चंद्रमा सूर्य के साथ हो, किसी भी भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, तो वह निष्फल होता है। यदि चंद्रमा मंगल के साथ द्वितीय भाव में बैठा हो तो निष्फल होगा। मान लेते हैं चंद्रमा आयेश है, धन दायी ग्रह है। मान लीजिए आय भाव का स्वामी चंद्रमा है और सूर्य के साथ बैठा है, तो वो निष्फल रहेगा। यदि धनदायी होकर के मंगल के साथ द्वितीय भाव में बैठा है तो निष्फल होगा। यदि चतुर्थ भाव में बुध के साथ बैठा है चंद्रमा तो निष्फल होगा। यदि सप्तम भाव में शनि के साथ बैठा है धनदायी ग्रह होकर के तो चंद्रमा निष्फल होगा। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसी प्रकार यदि धनदायी ग्रह, मान लीजिए मंगल ही धनदायी ग्रह है, धन प्रदान करने वाला ग्रह या आईएएस होकर के द्वितीय स्थान में बैठा है तो निष्फल रहेगा, धन देने की स्थिति में नहीं रहेगा। यदि बुध धनदायी होकर चतुर्थ स्थान में बैठा हो, यदि शनि धनदायी होकर के सप्तम स्थान में बैठा हो तो प्राय निष्फल हो जाता है। इसी कारण ऐसा लगता है कि चतुर्थ स्थान में बुध रहने से जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत कठिनाई होती है, अनेकानेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी बुध है, चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति पंचम भाव का कारक ग्रह होता है, फिर भी बृहस्पति पंचम भाव में निष्फल होता है। तो इन सब बातों का विचार करके ही हमको किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। हर तरफ से विश्लेषण करना चाहिए, हर तरफ से दृष्टिपात करते हुए कुंडली का, तो हमें इस संबंध में अपना निर्णय देना चाहिए। इस संबंध में कुछ अन्य सूत्रों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।